हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ श्वसन, मानव श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। लेकिन इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो अपन देखते हैं मानव श्वसन की क्रियाविधि। मानव श्वसन की क्रियाविधि में क्या होता है कि ये नासा द्वार यानी वायुमंडल से वायुमंडल, वायु के चारों ओर आवरण को क्या बोलते हैं अपन? वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल से वायु नासा द्वार में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो नासा द्वार में महीन बाल जैसे क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं? वायु में जो मिली अशुद्धियां होती है उनको क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। जैसे धूल के कण, अन्य अशुद्धियों को रोक लेते हैं और शुद्ध वायु भी नासा द्वार से कहां पर प्रवेश करती है? कंठ में प्रवेश करती है। और कंठ में क्या पाई जाती है? उपास्थि वलय पाई जाती है। ये श्वास नली को पिचकने से क्या करती है? रोकती है। और इसके बाद वायु कहां पर प्रवेश करती है? फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो आगे के मार्ग के बारे में बताऊंगा आपको मैं। फिर यहां तक देख लेते हैं हम। वायुमंडल से वायु नासा द्वार में प्रवेश करती है। नासा द्वार यानी अपने नाक के दोनों ये छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या बोला जाता है? नासा द्वार बोला जाता है। तो नासा द्वार में क्या करती है? प्रवेश करती है वायुमंडल से वायु। और इसके बाद नासा द्वार में महीन बाल होते हैं। यह महीन बाल और वह श्लेष्मा ग्रंथि होती है जो वायु में उपस्थित धूल के कण व अन्य अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। वह अन्य अशुद्धियों को रोक लेते हैं। और इसके बाद वायु जो शुद्ध वायु हो जाती है, तो शुद्ध वायु कंठ में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? कंठ में प्रवेश करती है। तो कंठ में उपास्थि वलय पाई जाती है। उपास्थि वलय पाई जाती है। यह वलय कंठ को यह वलय श्वास नली को पिचकने से रोकती है। यानी ये लगातार वायु का क्या होता रहे? प्रवाह होता रहे।
तो पिचकने से क्या करती है, रोकती है। उपास्थि यानी अपने शरीर के अंदर एक तो उपास्थि होती है, एक अस्थि होती है। अस्थि अपने शरीर की कठोर हड्डी होती है और उपास्थि क्या होती है, अपने शरीर की मुलायम हड्डी होती है। मुलायम हड्डी को क्या बोला जाता है, उपास्थि बोला जाता है। तो कंठ में उपास्थि की वलय पाई जाती है। यह वलय क्या करती है, श्वास नली को पिचकने से क्या करती है, रोकती है। इसके बाद देखते हैं अपन, अब कंठ में प्रवेश करगी वायु और कंठ से किस में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में यानी फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो शुद्ध वायु कंठ से फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद फुफ्फुस के आगे का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जो फुफ्फुस का आगे का मार्ग, जैसे शुद्ध वायु ने कहां पर प्रवेश किया, शुद्ध वायु ने कंठ से फुफ्फुस में क्या किया, प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद जो फुफ्फुस का जो अंदर का मार्ग होता है वह छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और ये छोटी छोटी नलिकाएं अंत में जाकर एक गुब्बारे के समान संरचना का निर्माण करती है। उस गुब्बारे के समान संरचना को क्या बोला जाता है, कूपिका कहा जाता है। और कूपिका के द्वारा गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्योंकि कूपिका में महीन रुधिर वाहिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। इस जाल के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, रुधिर एक तरह से। तो फुफ्फुस के अंदर का मार्ग, फुफ्फुस के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाता है तथा यह नलिकाएं अंत में एक गुब्बारे के समान संरचना बनाती है जिसे कूपिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन, कूपिका कहते हैं। और कूपिका में रुधिर वाहिकाओं का महीन जाल पाया जाता है तथा कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिका में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो एक बार वो समझ लीजिए आप कि वायुमंडल से श्वसन की क्रियाविधि, वायुमंडल से वायु नासा द्वार में क्या करती है, सबसे पहले प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्र, इनको क्या बोलते हैं अपन, नासा द्वार बोलते हैं। तो वायुमंडल से वायु
नासा द्वार में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर नासा द्वार में महीन बाल और श्लेष्मा की क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। महीन बाल और ये श्लेष्मा की ग्रंथि क्या करती है, वायु में उपस्थित धूल के कण और अन्य अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। और इसके बाद वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। फिर शुद्ध वायु कंठ में क्या करती है, प्रवेश करती है। और कंठ में क्या पाई जाती है, उपास्थि की वलय पाई जाती है। ये उपास्थि की वलय श्वास नली को पिचकने से क्या करती है, रोकती है। इसके बाद शुद्ध वायु कंठ से फुफ्फुस में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर फुफ्फुस के जो अंदर का मार्ग, आगे चलते हैं अपन फुफ्फुस में आगे चलते हैं, तो फुफ्फुस के जो अंदर का मार्ग होता है वह छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के बाद ये नलिकाएं अंत में जाकर एक गुब्बारे के समान संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, कूपिका कहा जाता है। कूपिका में रुधिर वाहिकाओं का महीन जाल पाया जाता है और कूपिका में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं श्वसन की मेन क्रियाविधि। जैसे क्या होता है, किस प्रकार से अपन श्वास लेते हैं और किस प्रकार से अपनी पसलियां क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। ये सारी की सारी क्रियाविधि बताऊंगा, बोर्ड के अंदर आती, बोर्ड की परीक्षा के अंदर या तो आती नहीं है, और श्वसन की क्रियाविधि आती है तो आपकी 3 नंबर की आती है। चित्र भी आता है मानव श्वसन तंत्र का आपकी बोर्ड की परीक्षा में। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर की पसलियां ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसके बाद कूपिकाओं के द्वारा शुद्ध वायु को रुधिर के माध्यम से शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। तो जब अपन श्वास अंदर लेते हैं, पहले अपने शरीर की पसलियां क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वक्ष गुहा यानी वक्ष का मतलब छाती के अंदर पाया जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा के बीच में क्या हो जाती है, जगह हो जाती है। तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता, और डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता। इसके बाद कूपिकाओं के द्वारा शुद्ध वायु को
हृदय के माध्यम से शरीर में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।